सो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। सो अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हम तब कंसिडर करते हैं जब हमारी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो जीरो हो जाए। सो सिंपल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। कि लेट से अब हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं पार्टिकल के ऊपर। लेट से एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है F2। सो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, यानी हम बोलें कि अगर एक इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है तो F2 जो है हमारा इस डायरेक्शन में लगे, तभी तो इक्वल हो पाएंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2। सो उस केस में क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो हो जाएंगे, यानी F1 प्लस F2 हो जाएगा हमारा जीरो। सो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो हमारी जीरो हो चुकी हैं। सो उस केस में हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर यहीं पर हमारी तीन फोर्सेज होती, तो अगर F1 होता, F2 भी लग रहा होता है, F3 भी लग रहा होता, तो हम कहते हैं कि इन तीनों का सम जीरो हो जाए, तो तब भी जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो उसके ऊपर जीरो हो जाती हैं और तब भी हम बोलते हैं कि पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मीटिंग रीजॉइन कर लो, मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, रीजॉइन कर लो। ओके, सो हम यहाँ पर थे, हमारे जो है तीन फोर्सेज हमने लगाई और एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो हो गई, तो यानी कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं देखूं कि लेट से यहाँ पे मेरा कोई एक वेक्टर है, लेट से इस डायरेक्शन में लग रहा है कोई F1 वेक्टर, इस डायरेक्शन में लेट से मेरा लग रहा है कोई F2 वेक्टर, और लेट से इस डायरेक्शन में लग रहा है कोई F3 वेक्टर। सो अगर मैं बोलूंगा कि ये तीनों वेक्टर्स का सम जीरो है, तो यानी इसका मतलब है कि इन तीनों का अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लूँ, वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लूँ या जेड डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लूँ, तब भी तीनों का सम जीरो है। अगर मैं इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने F2 को डिस्प्लेस किया यहाँ पे, F1 जो यहाँ पे था इसको बस मैंने डिस्प्लेस करके यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा कुछ F1, और ये जो F3 था इसको मैंने डिस्प्लेस करके इस तरीके से शो कर दिया, तो ये हो गया मेरा F3। तो यानी इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा इस केस में, अगर मैं तीन वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर जैसे मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स की बात कर रहा था, तो सिंपल अगर F1 वेक्टर इधर लग रहा है तो F2 वेक्टर मेरा लग जाएगा इधर। तो इस तरीके से भी ये वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में, यानी कि इन पर एक्सटर्नल फोर्सेज जो है नहीं लग रही, जीरो है। अगर मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों की कंपोनेंट की बात करूं, लेट से इस थर्ड वाले केस में, तीन वेक्टर्स के केस में, तो हो जाएगा लेट से F1 का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा, प्लस F2 का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा, प्लस F3 का कंपोनेंट होगा कुछ वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स में ही। तो इसका सम जीरो आ जाए, यानी एक्स डायरेक्शन में तीनों के कंपोनेंट क्या आ जाए, जीरो। इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो उस केस में भी तीनों का जो सम है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी तीनों का कंपोनेंट जो है वो जीरो आ जाए। सो तब मैं बोलूँगा कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है और ये वेक्टर्स का जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बार फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, कई बार हम इसे FBD से भी बोल देते हैं, FBD शॉर्ट फॉर्म में बस। तो लेट से अगर मेरे पास ये टेबल है, इस तरीके से रखी हुई है टेबल, और टेबल के ऊपर मेरा एक बॉक्स रखा है। अगर मैं पूछूं इस बॉक्स पर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी, या फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम सिंपल जिस कंपोनेंट पर हमें जिस कंपोनेंट का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होता है, हम उस पर निकाल लेते हैं कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, वही उसका हो जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं जैसे इस बॉक्स की बात करता हूँ, तो इस बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्सेज एक्ट हो रही होंगी। अगर मैं सिंपल उन फोर्सेज को निकाल लूंगा तो मुझे उसका फ्री बॉडी डायग्राम पता लग जाएगा क्या होता है। अब जैसे अगर ये बॉक्स ऐसा कुछ मास है m, तो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही होगी, यानी इसके वेट के कारण कुछ फोर्स लग रही होगी। दूसरी बात, अभी हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, यानी कि अगर ये कुछ बॉक्स इसके टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है जो वेट के कारण लग रही है, तो ये टेबल भी बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी जिसे हम रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। लेट से उसे मैंने एन से डिनोट कर दिया कि नॉर्मल फोर्स जो टेबल लगा रही है इस बॉक्स के ऊपर। सो अभी बेसिकली इस बॉक्स पर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक लग रहा है W और एक लग रही है नॉर्मल फोर्स, यानी रिएक्शन फोर्स जो टेबल लगा रही है। तो अगर मैं इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा कि अगर ये मेरा बॉक्स है m मास का, सो इस पर एक नीचे W लग रहा है और एक ऊपर n लग रहा है, तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये तो बात हो गई बॉक्स की। अब मैं बात करता हूँ इस टेबल की। ये जो टेबल है यहाँ पर ये जो रखी हुई है, इस टेबल का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ तो इस टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा।
ठीक, ये इस टेबल के 4 ये पाए हो गए। ठीक है, सो ये कुछ टेबल जो है हवा में तो लटकी नहीं है, कहीं फ्लोर पर रखी होगी। अभी हमने वैसे फ्रिक्शन की बात नहीं करी है, जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें फ्री बॉडी डायग्राम यानी फोर्सेस के डायग्राम में फ्रिक्शन भी कंसिडर होगा। तो अभी बेसिकली अगर मैं इस टेबल की बात करूं, तो इस टेबल के इस वाले पाए पर कुछ फोर्स डब्ल्यू लग, यानी इस पूरी टेबल का वेट होगा कुछ डब्ल्यू। ठीक है, अब इस डब्ल्यू जो है ये 4 जगहों से लग रहा है। एक तो इस वाले ए पे लग रहा है, बी पे, अगर ये पॉइंट्स ले लूँ मैं इसके टेबल की लेग्स को, तो यहाँ पे भी कुछ लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। और अगर मैं इकट्ठा बोलूँ, तो अगर इस टेबल का वेट कुछ लेट से W1 है, तो कुछ इकट्ठा कुछ W1 ऊपर लग रहा होगा, सॉरी W1 नीचे लगेगा क्योंकि वेट है। तो W1 जो है कुछ लग रहा होगा जो इक्वल होगा इस टेबल के मास के, मास ऑफ टेबल इंटू जी, वो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये ए जो इसकी लेग है, ये ऊपर क्या लगाएगी, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी लेट से N1। ये लेग बी भी लगाएगी कुछ N2, ये लेग सी भी लगाएगी N3, ये लेग डी भी लगाएगी N4। ये तो हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ये वेट भी रखा हुआ था। अब वेट भी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, वेट नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि उस वेट का जो बॉक्स है उसका कुछ वेट होगा, लेट से डब्ल्यू था वो, और वो किसके बराबर है, स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। तो इस तरीके से जो हम फोर्सेस का डायग्राम बनाते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब लेट से मेरी ये कोई सीलिंग है, सीलिंग आप समझ गए होंगे जहाँ पे पंखा लटका रहता है। सीलिंग से अब लेट से मैंने कोई रोप लटका रखी है और रोप पर कुछ मास एम जो है लटक रहा है। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो रोप है, इस रोप का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। सो अगर ये मेरी रोप है तो इस पर सबसे पहले एक एम लटक रहा है। एम कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा वेट के कारण, डब्लू। अब यहाँ पर डब्लू लग रहा है तो ऊपर एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर डब्लू नीचे लग रहा है तो ऊपर भी एक बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रही होगी। वो जो बैलेंस करने के लिए फोर्स लगती है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं टेंशन, और डिनोट करते हैं उसे टी से। तो अगर रोप पर कोई फोर्स लगती है तो उसे हम बोलते हैं टेंशन से डिनोट करते हैं टी से, जो उस डायरेक्शन में लगती है जहाँ पे वेट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जहाँ पे वो रोप को खींच रहा होगा वेट को। अब अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग पर कौन सा वेट लग रहा है, सिंपल एम लग रहा है। और अगर मैं इस रोप के मास को भी कंसिडर करूं, लेट से रोप मोटी सी है और इसका मास भी कुछ लेट से एम ऑफ रोप है, तो इस सीलिंग का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो होगी एम आर मास ऑफ रोप प्लस मास ऑफ बॉक्स इंटू जी। तो इस तरीके से जो वेट होगा मेरा उस हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर होगा। तो अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, और उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल भी थोड़ा थोड़ा यूज होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन, फिगर हम बना देते हैं पहले इसकी। क्वेश्चन में लिखा है कि अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो अगर ये मेरी कोई सीलिंग है और ये रोप है इस तरीके से 2 मीटर की, तो उस पर मेरा क्या है, कोई मास जो है हैंग हो रहा है, डेट से एम है और इसकी वैल्यू हमारी गिवन है 6 kg, इस तरीके से। अब क्या होता है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप। अगर ये हमारा मिड पॉइंट है पी, तो इस पर हम क्या करें, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से, क्योंकि हम जब इसे खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेगा ये पॉइंट पी पर, 50 न्यूटन लगाएंगे और यहाँ पे लटका हुआ है हमारा मास। तो ये हो जाएगी हमारी एक्चुअल फिगर इधर, ये हमारी सीलिंग है। तो अगर ये 2 मीटर था और ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ये भी हो जाएगा हमारा 1 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो अब ये रोप क्या एंगल बना रही है वर्टिकल से, वो हमें बताना है। यानी कि अगर ये अपना वर्टिकल है इस तरीके से, तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, इसे हम लेट से बोलते हैं थीटा। सो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, और निगलेक्टिंग मास ऑफ द रोप हमें बोला गया है निगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो अब अगर मैं बात करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम की, लेट से मैं पॉइंट पी की बात करता हूँ, मुझे पॉइंट पी का फ्री बॉडी डायग्राम बताना है। सो पॉइंट पी पर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी सबसे पहले वो देखते हैं। पॉइंट पी पर सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रोप है, ये कुछ टेंशन फोर्स लगा रही होगी T1, लेट से T1 कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है।
सो अगर ये पॉइंट P है तो T1 लग रहा है इस डायरेक्शन में हमारा, जो कि एंगल बना रहा है हमारा, गिवन है थीटा, हमने माना है थीटा। तीसरी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी इस डायरेक्शन में, जिसे हम बोल रहे हैं T2। यानी कि ये जो पॉइंट P है ना, जो टेंशन फोर्स होगी ये इससे ही निकलती है, राइज होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन भागती है, यानी इससे दूर भागती है टेंशन फोर्सेज। ठीक है, यानी टेंशन यानी खिंचाव। अगर मैं इस पॉइंट पर P पर देखूं तो खिंचाव किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो खिंचाव की जो डायरेक्शन है वो हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे लग रही है हमारी T2। तो ये मेरा हो गया FBD ऑफ पी पॉइंट का, ये मैंने FBD यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक, अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट से मुझे इस एम जो है मेरा, इस पर किस तरीके की फोर्सेस लग रही है मैं वो देखता हूँ। तो अगर ये मेरी नीचे वाली रोप ले लूँ मैं, तो ऊपर तो लग रहा है टेंशन T, और नीचे मेरा लग रहा है यहाँ पे मास जो कि लटका हुआ है इस तरीके से। तो मास मेरा हो गया W के बराबर, यानी W क्या होता है, मास इंटू जी। यानी मास है 6 इंटू जी, लेट से 10 हमें गिवन है, जी 10 लेना है, तो हो जाएगा मेरा 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन नीचे लग रहा है और T2 ऊपर लग रहा है इस तरीके से। अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट पर खिंचाव यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर खिंचाव एक T2 लगा रहा है, एक लगा रहा है W। सो अगर मैं देखूंगा T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बैलेंस करने के बाद, तो T2 मेरा बराबर हो जाएगा W के, क्योंकि हमने क्या माना है यहाँ पे कि जो जो फोर्सेज हैं उसे हमने क्या लेना है, इक्विलिब्रियम पे लेना है, और इसको हमें बैलेंस करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो T2 है वो ऊपर की डायरेक्शन में, W नीचे में है, सो इसलिए T2 बराबर हो जाएगा हमारे W के, यानी ये हो गया हमारे बराबर 60 न्यूटन के। तो यानी अब हमारी T2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये P का जो अभी हमने बनाया है, इसमें T2 की वैल्यू है 60 न्यूटन। अब हमसे पूछा गया है कि थीटा निकालो, थीटा कितना होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें इस फ्री वाले डायग्राम को बैलेंस कर देना है, यानी यहाँ पे जो वेक्टर्स लग रहे हैं, वेक्टर की बेसिकली हमें डायरेक्शन ही तो गिवन है, इसको हमें बैलेंस करना है। सो अब अगर मैं देखूंगा, सो T1 cos थीटा, T1 cos थीटा हो जाएगा मेरा ये T1 cos थीटा, और इसी तरीके से जो T1 sin थीटा होगा वो हो जाएगा हमारा ये। बस हमने क्या किया, इसको इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, जैसे हमने बोला था ना कि फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, ताकि हम इजीली उसे कैलकुलेट कर देंगे, फिर बाद में उसका रिजल्टेंट ले लेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो T1 cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और कोई फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक और फोर्स लग रही है T2, तो यानी T1 cos थीटा एक बराबर हो जाएगा हमारे T2 के। तो T1 cos थीटा बराबर है T2 के, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। दूसरा अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में भी हमारी दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है T1 sin थीटा, एक लग रही है 50 न्यूटन। ये भी बराबर हो गया, T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो अब हमसे पूछा था कि हमें एंगल फाइंड आउट करना है, हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन अपॉन 60 न्यूटन के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इजीली टेन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो टेन थीटा हो गया हमारा 50/60 न्यूटन, मतलब न्यूटन तो कैंसिल हो गया, फोर्सेस एंगल बचा है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 50/60, इसका हम ले लेंगे टेन इनवर्स, तो हमारा एंगल आ गया। ठीक है, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो एंगल आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5/6, और ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के बराबर। तो यानी कितना एंगल फॉर्म कर रही है, वो एंगल फॉर्म कर रही है 40 डिग्री विद द वर्टिकल, ये एंगल बना रही है रोप। बस ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया दोनों चीज़ों का जहाँ पे वेट अप्लाई हो रहे थे। सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम हमारा हो गया ये, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया हमारा ये FB। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो चीज़ें इजीली आ रही थी हमारे पास, यानी कि जैसे सबसे पहले T2 आ रहा था, तो उसको हमने क्या किया, बैलेंस किया और सबसे पहले T2 की वैल्यू निकाली। उसके बाद जब हमने दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बैलेंस किया तो हमारे पास इक्वेशंस बनी, और हमने क्या किया, सिंपल डिवाइड कर दिया, ताकि जो है हम टेन थीटा निकाल लें या फिर एंगल निकाल लें। तो हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, और सिंपल हमें फोर्सेस मतलब बैलेंस करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एंगल हमने सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, कैलकुलेटर में एक चीज होती है टेन इनवर्स करके, तो उससे हमारा वैल्यू निकल कर आ जाती है। क्वेश्चंस में क्या होगा, जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आईआईटी में, तो वहाँ पे ये जो टेन इनवर्स 5/6 है ना, वहाँ कहीं छोटे से दे रखा होगा कि टेन इनवर्स 5/6 की वैल्यू क्या होती है। तो उससे आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि टेन इनवर्स 5/6 क्या होगा, और वहाँ पे आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी वैल्यूज कि टेन इनवर्स 5/6 हमारा 40 डिग्री होता है, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से।
तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे अब क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो उसमें आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ें। बस, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बिल्कुल।